नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर समिट पर। उत्तर प्रदेश को निवेश का हब बनाने के लिए सूबे की योगी सरकार पूरी ताकत झोंक रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार को $1 ट्रिलियन तक ले जाने के मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करने को लेकर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। प्रदेश में 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। इससे पहले मंडल मुख्यालयों पर रोड शो का आयोजन किया जाएगा। ये रोड शो प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, बरेली और अयोध्या मंडल में आयोजित किए जाने हैं, जिसको लेकर तैयारियां तेजी के साथ की गई हैं। यूपी सीडा का दावा है कि अब तक 85,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। आपको बता दें कि यूपी सीडा को 1 लाख करोड़ का संशोधित लक्ष्य दिया गया था। इस लक्ष्य की पूर्ति पहले ही की जा चुकी है। ऐसे में आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि साल 2027 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना क्या योगी सरकार पूरा कर पाएगी। इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने को लेकर तैयारियां जोर शोर के साथ की जा रही है, लेकिन उससे पहले मंडल मुख्यालयों पर रोड शो के आयोजन की तैयारी भी सरकार की तरफ से है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी मुख्य अतिथि के तौर पर इन रोड शो में शामिल होंगे, जिसमें निवेशकों को आकर्षित करने के लिए घरेलू निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करें, इसको लेकर योगी सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। 10 से 12 फरवरी के बीच 3 दिवसीय ये इन्वेस्टर समिट, जिसमें देश के जाने माने उद्योगपति शामिल होंगे और उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही है कि प्रदेश में विकास की रफ्तार देने के लिए योगी सरकार पूरी ताकत झोंक रही है और अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। यहां तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। राम गोपाल गुप्ता जी हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी सुखराज सिंह कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता मीसम जैदी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं राम गोपाल जी आपसे ही करूंगा। प्रदेश को निवेश का हब बनाने को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संकल्प को पूरा करने को लेकर जीते और मेहनत भी कर रहे हैं। लक्ष्य पूरा हो पाएगा? जी भाई साहब, जो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास अथॉरिटी बनाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित की है। इसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। इन्होंने इस तरह के पहले भी अभियान समिट का चलाया था और उसके अंतर्गत बहुत सफलता मिली थी। आज भी उत्तर प्रदेश का ये माहौल हो गया है कि जितने भी विदेशी और देशी हमारे देश के पूंजीपति और विदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए लालायित हुए हैं। इसलिए कि यहाँ की व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है, सुरक्षा इतनी व्यापक हो गई है और ये कई मंच पे सारी औद्योगिक नीतियों का पालन सरकार के द्वारा सुनिश्चित करा दिया जा रहा है, जिससे ये $1 ट्रिलियन का लक्ष्य हमको बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएगा। इस अभियान में मुख्यमंत्री जी हमारे निकले हुए हैं और हमारे देश के जितने भी पूंजीपति हैं उनसे संपर्क लगातार बनाए हुए हैं। मंडल मुख्यालय पर रोड शो आयोजित किए जाने की तैयारी भी है, इसको लेकर क्या रणनीति है? इसके तैयारी कितनी बताएंगे कि हमारे पूंजीपति जो होते हैं हर जगह होते हैं, हर मुख्यालय पे होते हैं, मंडल स्तर पे होते हैं, प्रदेश में होते हैं, देश में पहले रहते हैं। ये मंडलों पे हमारा अभियान चल रहा है। हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी हैं, इनके नेतृत्व में हर मुख्यालयों पे इस संबंध में एक शो आयोजित किया गया है कि वहाँ के पूंजीपतियों को जोड़ा जाए। जैसे क्या है कि एक जिला एक उत्पाद के आधार पर हम बढ़ावा देते हुए ये प्रयास करते हैं कि हर जिले में हर व्यक्ति अपना जो वही प्रोडक्ट होता है उसको बेचता रहे और इससे हमारे देश में उत्पादन बढ़ता भी रहेगा। और हमारे देश में देखिए महंगाई बढ़ती है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि महंगाई बढ़ने के साथ रुपये का अवमूल्यन होता है, लेकिन हमारी सरकार की सोच बहुत तगड़ी है। आरबीआई की सोच ये रही है, 2014 में भारत का जो सोने का स्टॉक था 557 टन था, इसको मोदी सरकार ने 2022 तक इस लक्ष्य को 228 करोड़ बढ़ा के 228 टन सोना और सुरक्षित रखते हुए आज के डेट में 785 टन सोना सुरक्षित रखा गया है। इस तरह ये पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। और कोरोना काल में भी हमने इस तरह का संकल्प बनाया था कि गरीबों को उनके आवश्यकता के अनुसार हर चीज पूरा करेंगे, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं होने देंगे। ठीक है। चौधरी सुखराज सिंह साहब, जो कदम उठाए जा रहे हैं
प्रदेश को निवेश का हब बनाने को लेकर सही दिशा में आपको लग रहा है कदम है सरकार के? अक्षय जी, मैं अपने भाई मित्र जो भाजपा के मित्र अभी बता रहे थे, इतना सोना बढ़ा दिया, इतना ये बढ़ा दिया जी। क्या देश से जो कर्जा बढ़ाया है उसके बारे में भी बताएंगे जनता को? जो देश के ऊपर कर्जा बढ़ा है 2014 में क्या स्थिति थी और आज 2022 में क्या स्थिति है, इसके बारे नहीं, में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये प्रयास कर रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में, यानी जो लक्ष्य निर्धारित किया कि 2027 तक सूबे को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, प्रयास किए जा रहे हैं, प्रयासों की सराहना तो होना चाहिए, या फिर विरोधी होने के नाते विरोध करना? लेकिन उससे पहले किसान के लिए भी कुछ प्रयास किए जाए अक्षय भाई। अक्षय जी, कुछ किसान के लिए प्रयास किए जाए, कुछ बेरोजगार के लिए प्रयास किए जाए, कुछ मजदूर के लिए प्रयास किए जाए। सर, अगर अर्थव्यवस्था सुखराज जी बढ़ेगी तो इसका फायदा किसको मिलेगा? अर्थव्यवस्था बढ़ेगी जब तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था अक्षय जी नहीं बढ़ेगी, जब तक यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर खुशहाल नहीं होगा। किसान के बारे में भी बात करनी पड़ेगी आपको। आप लाइए, इन्वेस्टर लाइए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मत ले आइए, कहीं देश को दोबारा गुलामी की तरफ ना चला जाए। ठीक है, आपने जो प्रश्न खड़े किए हैं कि बगैर किसानों को खुशहाल किए ये सपना आखिर कैसे पूरा होगा, लेकिन उससे पहले मीसम जैदी साहब, सरकार की अप्रोच की सराहना होनी चाहिए या नहीं? जी अक्षय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल होना चाहिए, सरकार की सराहना होना चाहिए और सरकार को इनाम और इकराम से नवाजना चाहिए। तो सरकार इतने बड़े बड़े काम कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी उसकी जो कानून बनाते हैं, जो इस तरह के जो ले करके आते हैं, इस तरह के प्रोग्राम सरकार के द्वारा जो दिन समय समय पर चलाए जाते हैं देश और देश के लिए, उसके लिए बिल्कुल सराहना देना चाहिए। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई भी एक प्रोग्राम जो आपका सक्सेस हुआ हो, अभी आपने देखा कि ये विदेश के तमाम बिजनेसमैन को यहाँ पर बुला रहे हैं समिट में, उसका खर्चा डालने का प्लान पहले से बना लिया। बिजली दरों में वृद्धि होगी, जो बिजली दर ये किसानों को आधे अधूरे दाम में फ्री में देने जा रहे थे उस पर भी कर लगाएंगे। घरेलू बिजली टैक्स में बढ़ोतरी होने जा रही है 15 से 20%। नहीं मीसम जैदी साहब, क्यों आपको मंशा पर सवाल लग रहे हैं? यूपी सीडा ने तो दावा किया कि जो 1 लाख करोड़ का संशोधित लक्ष्य दिया गया था उसमें 85,000 करोड़ से ज्यादा का एमओयू तो हस्ताक्षरित हो चुका है, लक्ष्य से ज्यादा दूर नहीं है। कहीं आपने उसको ग्राउंड पर नहीं देखा। इससे पहले ये देश के लोगों को बुला करके एक सबमिट कर रहे थे, उसमें भी आपने देखा कि अभी तक ये बता नहीं पाए कि उसमें कितना निवेश लेकर के आए। अब वो छोड़ करके ये विदेश की तरफ भाग रहे हैं, तो विदेश में भी इनको अभी ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये वहां पर भी सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने आपने देखा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक और ऑर्डर जारी कर रखा है, सर्कुलर आदेश जारी किया है कि हर जिले के जिलावार अब पूंजीपतियों की बैठक होगी। इससे पहले ये स्मार्ट सिटी बना रहे थे, गाँव को गोद दे रहे थे, कितने गाँव गोद लिए, कितनी स्मार्ट सिटीज बनाई, उसका कोई ब्यौरा नहीं है। अब ये पूंजीपतियां देखिए, ऐसा है कि इन्हें कुछ न कुछ करते रहना है, आखिर आपको खाली बैठ के जनता को कुछ न कुछ दिखाना। इनके जो विचार है वही इनके लिए मुसीबत का कारण बनते जा रहे हैं। नहीं मीसम साहब, इन्वेस्टर समिट का आयोजन तो अखिलेश सरकार के दौरान भी किया गया था, हालांकि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे नतीजे उस हिसाब से नहीं थे। कवायद तो आपने भी की थी ना? हमने प्रदेश को बहुत से, आपने देखा कि IIM इंस्टीट्यूट दिए, हमने बहुत से मेडिकल कॉलेज दिए, हमने यहाँ पर मेदांता जैसी व्यवस्था को लागू किया, हमने यहाँ पर कार्य को किया। अब कनक ये बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने विजन समाजवादी योजनाओं पर जो काम चल रहा था उससे हट करके, उस नीति से हट करके इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया हो जिसके लिए इनको सराहना का उत्तरदायी माना जाए। चले ठीक है, राम गोपाल गुप्ता जी क्या जवाब दीजिएगा? वो कह रहे हैं ठीक है, प्रयास अपनी जगह है लेकिन नतीजा दिखना भी तो चाहिए। ग्राउंड जीरो है। राम गोपाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज आ रही है जी, क्या जवाब दीजिएगा? हमारे बड़े भाई साहब को हम ये बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं जी कि यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ के आसपास है। कोरोना काल जैसी महामारी से जब यूपी के अंदर इस तरह का अव्यवस्था आया था, उस समय योगी आदित्यनाथ ने इस तरह कोरोना में अपने कार्य के कारण विदेशों में चर्चा में आए थे,
और विदेशों में भी ये कहा गया था कि यूपी की व्यवस्था इतनी शानदार रही थी और उसी कार्यकाल को आगे बढ़ाते हुए, उसी विकास के दर को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा है। देखिए, हमारे स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी कहती है जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जिले का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज देखिए, हमारी विकास इनको दिखाई नहीं दे रही है। हम बताते जा रहे हैं, एक गरीब के व्यक्ति के लिए क्या चाहिए? आवास चाहिए। एक गरीब व्यक्ति के लिए क्या चाहिए? राशन चाहिए। एक गरीब व्यक्ति के लिए क्या चाहिए? दवा का इलाज चाहिए। आज सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे प्रदेश के मुखिया नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि विपक्षी विरोध के नाते, विपक्षी होने के नाते अपना धर्म निभाने की कोशिश कर रहे हैं? इनको रामगोपाल जी, बातें दिखाई देगी। आज हमारा 4 लेन बन रहा है, अगर सड़कों का जाम बिक रहा है, बिजली जो इनकी सरकार में कहीं दिखाई नहीं देती थी, आज विषम भाई आऊंगा आपके पास। एक साथ बोलेंगे ना तो आवाज समझ नहीं आएगी। मैं आऊंगा आपके पास, आप काउंटर कीजिएगा। आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं अक्षय जी। अगर एक मुट्ठी राशन बांटा जा रहा है, एक मुट्ठी गेहूं दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये बहुत देर है? आप उससे संतुष्ट है? नहीं, ठीक है, आपने प्रश्न उठाया। चलिए मैं आपका प्रश्न आगे बढ़ाता हूँ। रामगोपाल जी, वो कह रहे हैं कि जिस देश में ये नौबत हो कि एक बड़ी आबादी को मुफ्त में राशन सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाता हो, तो वहां पर कैसे उम्मीद की जाए? के लिए भोजन नहीं है और व्यक्ति भूखे मर रहा हो, इनको एक मुट्ठी राशन लग रहा है, वो तो हम जीवन दान हो रहा है, उस व्यक्ति का जीवन दे रहे हैं। और इनको सोचना चाहिए, इनको जेब आना चाहिए, इस बात का आना चाहिए कि एक मुट्ठी राशन की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो गरीबों को इस बात के लिए पूरा स्थापित किया जा रहा है। मिशन भाई, गरीब व्यक्ति बारी बारी से अगर बात रखेंगे ना तो बेहतर रहेगा। रसोई गैस भी तो आपने सीधी बात। एक प्रश्न रामगोपाल जी, देखिए आप सत्ता का पक्ष रखने के लिए आए हैं, जाहिर है कि विपक्षी दलों के सवाल आपसे ही होंगे, तो आपको जवाब देना होगा। रामगोपाल जी, मिशन भाई, मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज। थोड़ा ना ऐसे में आपकी आवाज भी नहीं समझ में आएगी क्या कहना चाहते हो, और गुप्ता जी भी क्या कह रहे हैं ये भी लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं सुखराज जी आ रहा हूँ, आपका ही प्रश्न उठा रहा हूँ। रामगोपाल जी, कार्यकाल में कहाँ थे? रामगोपाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कहाँ थे? रायबरेली में एम्स स्थापित हुआ, कहाँ थे आप? ठीक, मिशन भाई मैं आ रहा हूँ। आप देखिए, आपको विकास घटाता हुआ इसलिए नहीं दिखाई देगा कि आप उसका चश्मा पहन रखे हैं। आप ठीक है मिशन भाई। जो आपने रामगोपाल जी, पूर्वांचल सुखराज जी की चिंता है कि जब तक प्रदेश के किसान अगर खुशहाल नहीं होंगे तो प्रदेश तरक्की कैसे करेगा? किसानों को ध्यान में रखकर क्या कदम उठाए जाएंगे? अर्थव्यवस्था बढ़ाइए, ठीक है, लेकिन जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा कैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा? किसान व्यक्ति को 6,000 रुपया वार्षिक दिया जाता है और ये 6,000 इस बात के लिए दिया जाता है कि वो किसान अगर 1 कट्ठा का खेती है तो भी उस पैसे के मेहनत के बल पे यूरिया खरीद सके, बीज खरीद सके और अपने उत्पादन के स्वयं अपना आहार ग्रहण कर सके। इस बात के लिए किसानों को मजबूत करने के लिए 6,000 सम्मान निधि के तहत दी। नहीं रामगोपाल जी, प्रदेश में किसानों की भागीदारी अगर बात की जाए तो 20 से 22% के आसपास है। के लिए दिया जा रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान 20 से 22% है। ये कैसे बढ़े, इसको लेकर क्या तैयारी? सुखराज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर एक साथ अगर सारे मेहमान बोलेंगे तो आवाज ठीक ढंग से नहीं आएगी ना। आराम से बात करते हैं, आप अपना सवाल उठाइए, उसका जवाब देने के लिए ही हमने रामगोपाल गुप्ता जी को आमंत्रित किया है। रामगोपाल जी, प्रदेश में 20 से 22% योगदान है कृषि का, इसको कैसे बढ़ाया जाएगा? रामगोपाल जी आवाज मिल रही है आपको? जी भाई साहब, हम ये कह रहे थे कि हमारी चुनी हुई सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनाई गई है और उसका पूरा का पूरा लक्ष्य ये है कि उत्तर प्रदेश का विकास इस तरह हो कि देश में ही नहीं विदेशों में इस बात की चर्चा हो कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में समुचित रूप से विकास किया जा रहा है। आज उसका नमूना दिखाई दे रहा है, इंडस्ट्री लगाया जा रहा है। यहाँ पे गुंडे जितने हैं या तो जेल के अंदर है या इस प्रदेश को छोड़ के चले गए हैं, इसलिए गुंडे के जो संरक्षणदाता है वो भी खुद जेल में पड़े हुए हैं। तो इसलिए हमारी सरकार इस बात को सुनिश्चित की है, पूंजीपतियों के बीच में गई है, पूंजीपति को विश्वास दिलाई है कि ये 2014-17 के पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, ये 2017 के बाद वाला उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। तो औद्योगिक विकास यहाँ बहुत जरूरी है। इसी के तहत हमारे नंद गोपाल नंदी जी रोड शो कर रहे हैं, मुख्यालय में जा रहे हैं और मुख्यालय के माध्यम से पूंजीपतियों को जोड़ रहे हैं।
पूंजीपतियों को जोड़ेंगे तभी तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था सही होगी। ठीक है प्रदेश की सुखराज जी, अर्थव्यवस्था सही होगी। क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं कि हम विकास सही दिशा में होगा, अगर तभी तो प्रयास हमारा कर रहे देश आगे हैं बढ़ेगा। तो इस पर सवाल तो कम से कम नहीं उठने चाहिए। मकसद तो ये है ना कि देखिए, लक्ष्य जो किसी भी तरह पूरा किया जाए, दूषित तभी तो मानसिकता प्रदेश का वाले विकास व्यक्ति होगा हैं, जो और इसका विचारधारा फायदा से सभी परे तबकों व्यक्ति को हैं, होगा। कि इनको कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी दिखाई दे के बनी ठीक है बात रामगोपाल कहनी जी, है, ठीक है। वो तो संतोष नहीं करेंगे ना कि सुखराज विकास सिंह हो जी, रहा है। सुखराज जी आवाज मिल रही है? जी जी जी, अक्षय जी बताएं। जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सही दिशा में काम बढ़ा रहे हैं और संकल्प अगर लिया गया है तो संकल्प का तो समर्थन करना चाहिए, जब विरोधी के नाते सिर्फ सही विरोध। दिशा का कदम, जी सही दिशा का कदम उठाएं, बहुत अच्छी बात है उठाएं, लेकिन वो कदम उठाएं जिससे कुछ प्रदेश का भला हो सके। सबसे पहले तो मैं अपने मित्र का धन्यवाद करूंगा अक्षय जी कि उन्होंने ये कबूला था अगर हम मुट्ठी भर राशन उत्तर प्रदेश के में नहीं बांटेंगे तो यहाँ भूखा मर जाएगा आदमी। ये विकास की पहचान है इनके, और ये आपकी सोच है, उद्योगपतियों के लिए काम हमारा करने के लिए देश का नौजवान और किसान अभी इतना मोहताज नहीं है कि एक मुट्ठी राशन के बगैर मर जाए। काम करती है ये सरकार, और वहाँ से नागपुर से इनकी चाबी भरी जाती है कि आप उद्योगपतियों के लिए काम करिए, मजदूर के लिए काम मत करिए, किसान के लिए काम मत करिए। अब चलिए छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जमीन इन्होंने किसानों को जो सामान्य योजना में कनेक्शन मिलते थे, जो पीछे से सारी सरकारें देती आ रही थी, वो इन्होंने अप्लाई हुए कनेक्शन, जिनके नंबर आ गए तो उनको भी कैंसिल कर दिया है। किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन देने में सक्षम नहीं है ये। तो किसान की क्या हालात है, मजदूर के क्या हालात है, महंगाई का क्या हालात है, इस पर बात नहीं करेंगे। ध्यान भटकाने के लिए ये रोड शो करेंगे। पहले जमीन तो कुछ उतारिए, मैं अपने मित्र से कहता हूँ कि जमीन तो कुछ उतारिए, कुछ काम करिए, उसके बाद आकर आप रोड शो करिए, बताइए, ढोल बजाइए कि हमने ये करा है। ठीक है, आपके सवाल पर रामगोपाल जी जवाब देंगे, फिर उसके बाद मीसम भाई का सवाल। हाँ भाई साहब, रामगोपाल हम जी जवाब दे रहा है। इनको देखना चाहिए कि कोरोना काल के बाद से जो किसान हमारे थे उनको भी उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कब तक कोरोना को रोते रहेंगे, कब तक रोते भाई रहेंगे साहब, कोरोना उसके को? आगे भी तो सुनिए। कोरोना काल में जो हमारी देश की जनता खाने के नहीं थे, तब उस समय हमारी सरकार ने उनको संभाला था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे आए थे और उनके लिए भोजन की व्यवस्था का प्रबंध किए थे। आप जैसे कार्यकर्ता तो घरों के में अंदर घुस के अपनी सुरक्षा कर रहे थे। ये सोचने की बात है। घरों में कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रही थी। यहाँ तो जो बाहर से आ रहे थे, सड़क पे आ रहे थे, उन लोग को भोजन की व्यवस्था कराने का काम हम लोग कर रहे थे। और आज तक आप लोग पूरे कार्यकाल में और 85 भारत वर्ष में आज के डेट में 85 करोड़ लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं रामगोपाल जी, यही तो वो प्रश्न उठा रहे अगर हैं नहीं दिखाई कि देगा, अगर आज तो भी आपको पता सरकार कैसे को चलेगा? मुफ्त राशन बांटना पड़ रहा है तो इसका मतलब कि हालात वो नहीं है जो दिखाने और बताने की कोशिश हो रही है। रामगोपाल जी, आप देखेंगे। सुखराज जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा। रामगोपाल जी, अच्छा, मजदूरों की बात में हम बता दें भाई साहब, आपकी बात हम शांतिपूर्वक सुने, आप हमारी बात भी सुने। आपके चिल्लाने से आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी, ठीक है? हम बता रहे हैं मजदूरों के संबंध में हमारी सरकार सुखराज जी आपके ही सवाल पर जवाब दे रहे, सुन लीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। मजदूरी में दिया है, ये आपकी सरकार कहीं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वो काम हमारी सरकार ने करके दिखाया है। खरीद लिया, बेरोजगारी। नहीं, आप खरीदने की बात तो आप लोग सोचते हैं। आप लोग इस तरह की मानसिकता के व्यक्ति की आप सोच सकते हैं कि किसको खरीदा गया। यहाँ तो मानवीय कारणों से ये काम किया जा रहा है। एक व्यक्ति की जान बचाना मानवीय कारण होता है। एक व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को भोजन देना मानवीय व्यवस्था होती है। और आपकी मानसिकता ये है कि उनको खरीदने की बात है। आपकी मानसिकता है कि मुट्ठी भर अनाज दे के खरीद रहे हैं। आपकी मानसिकता है कि मुट्ठी भर व्यवस्था कर रहे हैं। ये आपकी सोच हो सकती है, हमारी सोच नहीं है। नहीं, चलिए फिर वापस हम इस पर बात करते हैं। देखिए, उलझना नहीं है। सुखराज सिंह जी, सुखराज जी, हम कहीं मानसिकता इस बात की नहीं रामगोपाल जी कि तुष्टिकरण रामगोपाल जी करें किसी व्यक्ति को हम लाभ पहुंचा। सुनिए ना सर, हमारी 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है। 24 करोड़ की जनता आगे बढ़ेगी। 24 करोड़ की जनता का साथ हम देंगे, ठीक है, रखते हैं। ठीक है। मीसम भाई वो कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता अगर मुसीबत कोरोना काल में दिक्कतें हुई हैं, उनको राशन दिया गया, तो ये तो इसकी सराहना होनी चाहिए कि कम से कम महामारी की घड़ी में लोगों को परेशान नहीं होना पड़ा ज्यादा। हालांकि दिक्कतें हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अक्षय जी, मैं तो इंग्लैंड में रहता हूँ, मुझे तो पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में लाशें तैर रही थी कि नहीं तैर रही थी, लाशों को कफन मिला था कि नहीं मिला था, ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे थे। खराब हुआ था।
अगर ये उसके बाद भी ये नहीं कहते हैं कि हाँ कमियां रह गई थी, लोग मर गए थे और उसमें भी ये इनाम ढूंढ रहे हैं, तो हम इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, उस पर तो बहुत बहस हो चुकी मीसम दैदी साहब। हम इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं। इस पर अगर आप लोगों को प्रश्न चिन्ह आप लोग लगा रहे हैं कि इससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, आप कह रहे हैं कि चुनावों को लेकर सरकार की ओर से ब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी को किस तरह से चुनावी लाभ मिल पाए, ये आरोप आप लोगों की तरफ से है। लेकिन सर ये कवायद तो आपकी सरकार के दौरान भी हुई थी ना, रोड शो करने अखिलेश यादव भी मुंबई भी पहुंचे थे। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय समिट से इससे हमारे किसानों को क्या फायदा मिलेगा? हमारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो हमारे पूर्वांचल में जिस तरह से आपके छोटे छोटे लघु उद्योग के कारखाने हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा? अब चला कि आपने देश के जो भी सेमिनार किए, बुलाया, राष्ट्रीय समिट किए, उसमें आपने कितना फायदा बुनकरों को दे दिया, कितना किसानों को मिल गया, कितनी बिजली माफ हो गई, कितना उनको उससे जीवन यापन चलने लग गया? और ये बताइए कि जो खर्च होता है इसका लाखों करोड़ों रुपया हमारी जेबों में डाल देते हैं उल्टा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ करके लोग चले जाते हैं, 5 स्टार होटलों में आप रुकवा करके मौज मस्ती करके और गरीबों को पर्दे से छुपा करके और बड़े बड़े बोर्ड लगा करके आप हमारा ही पैसा ऊपर लुटा देते हो और उसके बाद उसके बदले में हमको आप देते हो। ठीक है, देखिए वही ब्रांडिंग वाली बात आ गई ना राम गोपाल गुप्ता जी। वो कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर चमके, उससे ज्यादा बीजेपी अपनी ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, वही हो ही रहा है। ठीक है जी भाई साहब, इंटरनेशनल बाजार में कर रहे हैं। इनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमारी सरकार जब से आई है, हर जिले में एक उत्पाद और एक व्यवस्था के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि छोटे छोटे व्यक्ति उद्यमी जो हो, जो गृह घर पे काम कर रहे हो, घरेलू उद्योग में लगे हो, उनको भी आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन करने का काम कर रही है। इस तरह की हमारी सरकार है कि हर जिले के व्यक्ति को आगे बढ़ा रही है, चाहे बुनकर हो, चाहे कुम्हार समाज के लोग हो, चाहे अन्य एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जितने भी आने वाले हमारे छोटे छोटे उद्यमी हैं, उन सबों को लोन देके, उन लोगों को संरक्षण देके हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। इस तरह की व्यवस्था इनको ये दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये अपनी दूसरी मानसिकता से जुड़े हुए हैं। आज अगर विकास होगा तो यूपी के लोगों को भी उसका प्रभाव पड़ेगा, विकास होगा तो यूपी के लोगों को ही उसका लाभ मिलेगा। ये इस बात को सोचना चाहिए। अगर यूपी में 10 इंडस्ट्री आते हैं तो रोजगार तो पैदा यूपी में होगा ना, तो यूपी में पैदा होगा और यूपी में औद्योगिकरण बढ़ेगा तो यूपी में ही विकास होगा। इसलिए इनको सोचना चाहिए, इनको तो और धन्य मनाना चाहिए कि ये सरकार जो है यहाँ पे यूपी में निवेश करा रही है, पूंजीपतियों बना रही है, रोजगार पैदा कर रही है, रोजगार के साधन पैदा कर रही है। मुझे बुलेट ट्रेन से घूमने का मन कर रहा है। नहीं राम गोपाल जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए। नहीं सोचे थे आज बुलेट ट्रेन की व्यवस्था। राम गोपाल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमारी हम लेकर के आए, हमारी पश्चिम बंगाल से अभी जो मीसम भाई आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ मीसम भाई। मैं राम गोपाल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए ऐसा है, अभी तो आप लोग इस बात के लिए सोच रहे हैं, आज देश की व्यवस्था जितनी मजबूत हुई है, विश्व के 4थे स्थान में भारत का नाम आ गया, ब्रिटेन को भी पीछे कर दिया गया है अर्थव्यवस्था में। अभी इतना भी अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो आप लोग की मानसिकता ही कुछ दूषित है इस तरह की बात करने की। इसलिए कि आप विश्व के 4थे नहीं राम गोपाल जी सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? राम गोपाल जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? उसको भी पीछे छोड़ दिया गया। राम गोपाल जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? इतनी मजबूत हुई है, उसके बावजूद भी आपको ये लग रहा है। सर सुनिए राम गोपाल जी, हमारे इंडिया में आ चुके हैं और हमारे दूसरों से लड़ने की ताकत हम बढ़ा दी है। डॉलर जो है वो ऊपर हो गया, मजबूत हो गया। नहीं राम गोपाल जी शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन सुखराज जी एक प्रश्न इस बात को लेकर लोगों के मन में जरूर होगा, दिक्कत आएगी, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री। ठीक राम गोपाल जी, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा राम गोपाल जी दोबारा आपके पास। सुखराज जी, लोगों के मन में ये सवाल है कि ये अच्छी बात है कि अगर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया जाता है, लेकिन ये संकल्प कैसे पूरा होगा? क्योंकि मौजूदा वक्त में $0.254 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। 5 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी और जो कदम उठ रहे हैं रास्ता सही है। अक्षय जी, अगर रास्ता सही है तो फिर ये जो स्थिति बनती जा रही है, मेरे भाई मित्र से मैं 3-4-5 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी इन्होंने कोविड काल की कहा कि आप लोग घरों में थे
तो आपको शायद ध्यान होगा कि 1000 बस बॉर्डर पर खड़ी रही थी, वो सेवा के लिए खड़ी रही थी। छोड़िए वो ना, किराए पे लेकर उस पर नहीं बहुत आए बहस थे। हो चुकी। सुखराज जी, इन्वेस्टर समिट पर वापस आते आगे हैं। आइए, आ जाइए आप। अगर उत्तर प्रदेश में 6 साल की सरकार हो गई है इनकी, कितना विकास हुआ है, कितना रोजगार मिला है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, किसको मिला है? इनके 4 मित्रों को मिला है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि जब तक किसान के लिए कुछ नहीं होगा, जब तक बेरोजगार युवा के लिए कुछ नहीं होगा, तब तक इनके उद्योगपति मित्रों के उत्तर प्रदेश में आने से यहाँ की लोकल जनता को कोई भी फायदा नहीं होना है। यहाँ का, आप मेरे मित्र ने कबूला कि अगर हम मुट्ठी भर अनाज नहीं देंगे तो जनता भूखों मर जाएगी। 6 साल में इस स्थिति पे पहुंचा दिए हैं कि अगर वो अनाज मुफ्त नहीं बांटेंगे ये, तो जनता भूखों मर जाएगी। जनता अनाज खरीद के खाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 35 रुपए किलो इन्होंने आटा कर दिया है। इनके नहीं, आप कह रहे हैं कि जब तक रोजगार के अवसर नहीं मिलते ठीक ढंग से युवाओं को और किसानों के हित में काम नहीं किए जाते, तब तक ये बदलाव मुमकिन नहीं है। ये आपकी तरफ से सवाल है। लेकिन मीसम भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट और लूंगा आपसे, जी जी, मुश्किल से 10 सेकंड। कि अगर इस तरह किसानों की बात, जब किसानों की बात आती है, एक मित्र से मेरे ये और पूछ ले, इन्होंने किसानों की सामान्य योजना के तहत जो ट्यूबवेल लगता था, वो योजना क्यों बंद करी है? किसान को एक छोटी सी मदद होती थी, तो उसने अपना सामान्य योजना के तहत कनेक्शन अप्लाई करा और उसकी लाइन खिंच गई, उस खेत में पानी चलना शुरू हो गया। क्या वो योजना बंद हुई है या नहीं हुई है? इसका और रोशनी डालना मेरे मित्र को। ठीक है मीसम भाई, सरकार पुरानी नीतियों पर भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है कि पुरानी नीतियों से भी सीख लेते हुए कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। इसमें तो तालमेल की जरूरत है ना। अगर सब सहयोग करके अगर आगे बढ़ते हैं, प्रदेश तो सभी का है ना। मीसम भाई, मीसम जैदी साहब, आवाज मिल रही है आपको? चले, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। रामगोपाल गुप्ता जी, जो एक सवाल मन में है कि 0.254 ट्रिलियन डॉलर की मौजूदा अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, 5 साल का लक्ष्य है, बाकी कभी पूरी हो जाएगी? देखिए भाई साहब, इच्छा शक्ति के आधार पे कुछ भी संभव है। और इस समय एक सन्यासी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की कुर्सी बैठे हुए हैं, जिनका न घर है, न परिवार है, न भाई भतीजा है, न रिश्तेदार है। उनका केवल एकमात्र सूत्र है, एक ही कार्य है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा को बहाना, उद्योग स्थापित करना, उद्योग के माध्यम से रोजगार देना, रोजगार के माध्यम से किसानों को खुशहाली देना, नौजवानों को खुशहाली देना। यही एकमात्र उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति इसलिए हो रही है कि 5 वर्षों में जितने भी माफिया डांग थे, जितने भी गुंडा थे, जितने भी बदमाश थे, या तो मार गिराए गए, या इस प्रदेश से भाग गए, या तो जेलों में बंद है। आज सबसे बड़ा प्रमुख कारण उत्तर प्रदेश के विकास का यही बना हुआ है कि सारे पूंजीपति यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, लालायित बैठे हैं। वो एकदम अपनी सहभागिता स्थापित कर रहे हैं और यहाँ आना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम स्थापित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है 1 मिलियन टन, वो 1 ट्रिलियन का वो लक्ष्य पूरा होगा। इसी उद्देश्य से ये हमारे मुख्यमंत्री जी ये कार्यक्रम को करा रहे हैं और बड़े पैमाने पे करा रहे हैं। हमारे विदेशों के भी इन्वेस्टर यहाँ आएंगे और उनका भी सहयोग उत्तर प्रदेश में होगा और हम आगे विकास की राह पे जाएंगे। ठीक है मीसम भाई, रामगोपाल जी कह रहे हैं कि प्रदेश में जो कभी जंगल राज हुआ करता था, उसका खात्मा करने के साथ हमने ऐसा माहौल तैयार किया है जिसकी वजह से निवेशक आकर्षित हो रहे हैं प्रदेश में निवेश को लेकर, और यही बात गले नहीं उतर रही है समाजवादी पार्टी के। ये रामगोपाल गुप्ता जी की तरफ से आरोप है। मीसम जी, मीसम भाई, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, मैं सुन रहा हूं। रामगोपाल जी कह रहे हैं कि जिस तरह प्रदेश में जंगल राज हुआ था, हमने खात्मा किया जंगल राज का, एक माहौल तैयार किया, और यही वजह कि निवेशक आकर्षित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में निवेश करने को लेकर। ये उपलब्धि पच नहीं रही है समाजवादी पार्टी से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जंगल राज था उन्होंने मार फेंका, जो इनके दुश्मन थे विरोधियों को खत्म कर दिया बुलडोजर से, गोली से। और जो बदमाश इनके साथ आ गए और जिन्होंने अपना पैसा इनको दे दिया और अपना काला कारोबार इनको साझा कर लिया, उसको इन्होंने अपनी पार्टी में रख लिया और उसको बड़ा बड़ा नेता का पद दे दिया, उसको एमएलसी बना दिया, किसी की बीवी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। ये बात सच है। उद्योगपतियों से इतनी नाराजगी मीसम भाई क्यों है? उद्योगपति भी तो अगर देश के हैं तो नाराजगी किस बात की है?
उद्योगपतियों से? देखिए ऐसा है अक्षय जी, उत्तर प्रदेश में अगर कोई विकास होगा तो वहाँ आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हम लोगों को फायदा होगा। मगर सवाल ये है कि ये झूठे वादे, लुभाने वादे, अपनी सपने हम कब तक देखेंगे? नहीं सर, नहीं, सवाल ये इसलिए है ना क्योंकि बार बार टारगेट किया जा रहा है, बार बार टारगेट किया जाता है कि देश के मामले में 2 से 3 उद्योगपति हैं जिनको सारी कुछ चीजें दी जा रही हैं, सारी संपत्ति पर वो देश में धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। प्रदेश में भी आरोप लगता है, तो उद्यमियों को क्या अंबानी, अडानी, इन्हीं को फायदा हुआ। ये बड़े बड़े इन्हों के पूरा इंडिया में, ये वर्ल्ड में इनका नाम हुआ। हमारे गरीब किसानों का, बेरोजगारों का कोई फायदा हुआ हो तो आप बताइए ना। अरे सर, जब आप लोगों की सरकारें होती हैं, कांग्रेस ने देश की सत्ता पर इतने वक्त तक राज किया, तब भी ये उद्योगपति थे, तब भी ये फल फूल रहे थे। कहाँ बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाए क्या इन्हें? देखिए कांग्रेस गई, कांग्रेस की बात खत्म हो गई। जब कांग्रेस आएगी हम सवाल कांग्रेस से भी पूछ लेंगे। अभी जिसकी बात है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, वो सेंट्रल में भी है और प्रदेश में भी है। तो अभी तो हमें हक है सवाल पूछ लेने का। अगर ये भी हक आप हमसे छीन लेना चाहते हैं अक्षय जी, तो फिर आप बता दीजिए कि फिर हम क्या करें। नहीं तो मीसम भाई, ये तमाम जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं कि प्रदेश को गर्त में ढकेला जा रहा है, सिर्फ सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं, लोगों के साथ छल हो रहा है, ये अपनी आवाज आप लोग आम जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? 2017 के बाद भी इलेक्शन हो गया। जनता समझ रही है। जनता को पहले तो लगा लुभाने वादों में 5 साल में आ गए, जिन्होंने इनका वादा किया कि 5 साल नहीं हो पाया, हम इन 5 साल में आपको बुलेट ट्रेन में बिठाएंगे, चप्पलें पहना के हवाई जहाज पे बिठाएंगे। अब वो 5 साल इंतजार कर रही है, इसका जवाब 2024 में जनता देगी और आप देख लीजिएगा। अभी आपने देखा है उपचुनाव में अंदर इनका क्या असर हुआ। इनके बड़े बड़े नेता उधर से चले गए थे सफाई के अंदर, अब कुछ नहीं कर पाई, वहां से वापस चले आए, कन्नौज से हार के। अब आने वाले समय में देखिए ऐसा है कि इनको समय आते आते सब कुछ पता लग जाएगा। इनकी नीति नहीं ठीक है तो इनकी नीतियां कहाँ से ठीक होंगी, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है सुखराज जी, मेरा आपसे वही सवाल है कि आपकी पार्टी के पूर्व मुखिया, मौजूदा सांसद राहुल गांधी भी बार बार अडानी अंबानी के सपने उनको आते हैं, क्यों इन उद्योगपतियों से चिढ़ है? राजस्थान में इन्वेस्टमेंट जब अडानी करते हैं तब वो अच्छे हो जाते हैं। अक्षय जी शायद अक्षय जी एक बात छोटी सी मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी जो 10 लाख करोड़ रुपए एनपीए हुआ है, उसमें जानकारी है आपको कि 100 करोड़ से ऊपर वाले कितने हैं और 1 करोड़ से नीचे वाले कितने हैं? 100 करोड़ से ऊपर वाले कौन लोग हैं जिनको सरकार ने जिनको रियायत दी है, जिनका बैलेंस शीट से नाम ही हटा दिया है, बैंक की वसूली से नाम हटा दिया, वो 100 करोड़ से ऊपर वाले 98% लोग हैं। 10,58,000 करोड़ रुपए में 10,58,000 करोड़ रुपए में अक्षय जी 98% लोग वो हैं जो 100 करोड़ से ऊपर का कर्जे वाले हैं, जिनका एनपीए कर दिया गया है। क्या आखिर क्या ऐसी दोस्ती है सरकार की? आखिर क्या ऐसा लक्ष्य दे रखा है उनको? आखिर क्या ऐसा उनका स्वार्थ है कि उनका सारा कर्जा एनपीए कर दिया जाता है, बैंक की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है? हमारी नाराजगी उद्योगपतियों से नहीं है, हमारी नाराजगी सरकार की नीतियों से है। उनके ऊपर न्यौछावर कर रही है पूरे देश की संपत्ति सरकार, इससे नाराजगी है। हमारी नाराजगी उद्योग अगर नहीं होगा प्रदेश में, देश में, तो देश का विकास नहीं होगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से, लेकिन किसान के लिए बिजली दोगुने रेट पर दी जाए और उद्योगपतियों का सारा कर्जा माफ कर दिया जाए, ये कौन सा कानून है उद्योगपतियों को बढ़ावा देने का? ठीक है राम गोपाल जी, क्या जवाब दीजिएगा? भाई साहब, पहले तो ये बता दें कि हमारी सरकार भाई भतीजावाद, परिवारवाद वाली नहीं है, वंशवाद वाली नहीं है। हमारी सरकार जो है वो, हमारी सरकार में ये कोई नहीं कर सकता कि हमारे परिवार का ही मुखिया यहाँ भारत का प्रधानमंत्री होगा या मुख्यमंत्री होगा या कोई भी होगा। ये चुनी हुई ऐसी सरकार है जिसमें कोई व्यक्ति कितना ऊंचाई पे पहुंच सकता है, इस बात की कल्पना वो व्यक्ति भी नहीं करता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि हमारे वो क्या बोलता है उपचुनाव जो हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो इनको ये नहीं पता है कि आजमगढ़ और रामपुर में भी उपचुनाव हुए थे, वहां पे इनकी क्या स्थिति रही है, ये भाई साहब नहीं बता रहा है इस बात को।
इसको भी तो बताना चाहिए कि रामपुर और आजमगढ़ की स्थिति क्या रही है। लेकिन राम गोपाल जी, आकलन करना चाहिए। कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा से इतनी उत्साहित है दूसरी बात ये और वो दावा करे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। अभी 3-4 दिन पहले एक चैनल पे अडानी जी का इंटरव्यू आ रहा था। राम गोपाल जी, इंटरव्यू में अडानी जी ने कहा कांग्रेस तो इस यात्रा से इतनी उत्साहित है कि 2024 में स्टेटों में उनके कार्य चल रहे हैं। 22 स्टेटों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लेकिन 22 स्टेट में अडानी जी के काम चल रहे हैं। राम गोपाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उनसे तो ये तो उसी मानसिकता की व्यक्ति है जो आरोप लगा रहा है कि अडानी अंबानी का कर्जा माफ हो गया और वो लोग कांग्रेस से सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बताएंगे, बाकी और भी जाएंगे अडानी जी का कर्ज हो रहा वो बताएंगे। सुखराज जी, मैं आपके पास आऊंगा सर। एक साथ आप लोगों की आवाज समझ नहीं आ रही ना, और एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा आगे बढ़ रही दर्शकों को। तो इस बात के लिए ज्यादा परेशानी आप लोग को हो गई है कि उत्तर प्रदेश का विकास कहाँ रुक जाए, विकास न हो, इंडस्ट्री न लगे, रोजगार का अवसर न सृजन हो, इस बात का प्रयास आप लोग अभी से शुरू कर दिए। अरे मैं दे रहा हूँ सड़कों तो बाद में उतरना, पहले कुछ करके दिखाइए गुप्ता जी उत्तर प्रदेश में। भाई साहब, बिना किए हुए इस साल 5 साल सरकार नहीं बीती है, पुनः सरकार आई है। बात चिंतन आपको करना है, चिंतन आप करिए। दूसरी बात, चुनी हुई सरकार आई है, कहीं कोई काम पूरा और ये बात का चिंतन आप करिए कि जनता को जनता बिना विकास किए हुए जनता वोट नहीं देती है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। मीसम जैदी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मीसम भाई, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई काम ना किया होता तो प्रदेश की जनता दोबारा क्यों पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती? ये विपक्षियों को समझ नहीं आ रहा। आजमगढ़ और रामपुर का जो चुनाव भी नहीं समझ में आ रहा है इनको। देखिए, इस अपॉर्चुनिटी के अलावा अगर इनके पास कोई एक बात हो तो मुझे बताएं। सिर्फ एक यही सवाल करते हैं कि जब जो है वो चल रहा है हमारा, हम ले रहे हैं लोग और धर्म के नाम पर सब कुछ चल रहा है, तो कुछ काम करने की जरूरत क्या? मैं खुल के बता रहा हूँ। नहीं, अब धर्म पे आ ही जाएंगे आप। और वो तो दावा कर रहे हैं कि इतने वो दावा कर रहे हैं कि इतने मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं सभी जगहों पर, सड़कों का काम इतना बेहतर तरीके से हो रहा है, निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है और निवेशक आ भी रहे हैं। ये तमाम दावे कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अभी एक डेंगू आया था, उससे बचाव के लिए आपके पास बेड नहीं थे, उससे बचने के लिए लोगों को इलाज के लिए आपके पास जो है वो पर्याप्त सुविधा नहीं थी, तो उसमें फिर हम कैसे मान लें कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं मीसम भाई, क्यों आप लोगों की नाराजगी इस कदर देखने को मिल रही है कि इन्वेस्टर समिट से कोई फायदा नहीं होगा, फालतू की भागदौड़ करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ सरकार अपनी ब्रांडिंग कर रही है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? 25 करोड़ प्रदेश की जनता ये सवाल पूछ रही है, मैं उनके माध्यम से आपको बता रहा हूँ। हर आदमी आपको नहीं बता पाएगा, तो मैं ही जनता का रिप्रेजेंटेटिव बन करके ही मैं आपकी बात आप तक बात पहुँचा रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी तक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो मतलब इस तरह की इन्वेस्टर समिट से कोई लाभ होता नहीं है वैसे माना जाए आपकी नजर में? मीसम भाई जी, यानी इस तरह की इन्वेस्टर समिट का कोई खास असर होता नहीं है, आप ये कह रहे हैं? अच्छा, ये अगर मुझे 3 फायदे बता दें जो इन्होंने अभी नेशनल सेमिनार कराया, जो समिट कराया बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला करके, उसके 3 फायदे ये बता दें, जब तक क्या हुए। अगर वो बता दें तो मैं समझ जाऊंगा कि अच्छी बात है, 10 फायदे हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये सवाल पूछ लूंगा, लेकिन मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं, क्या इस तरह की इन्वेस्टर समिट का कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता है? नहीं, कोई लाभ नहीं मिलता है, बल्कि ये हो जाता है कि आपकी अपनी। तो अखिलेश यादव भी रोड शो करते दिखाई दिए थे, उन्होंने भी रोड शो किया था, इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई इन्वेस्टर्स को लुभाने को लेकर, तो आप लोगों ने कवायद क्यों की थी? देखिए, इन्वेस्टर समिट करना हो, उसको अमली जामा पहनाना और उसको जमीन पर लाना हो रहा है, ये समाजवादी नहीं कर पाएंगे। जब आएंगे हम तो भी आपको दिखाएंगे, सम्मिलित भी करेंगे और जमीन सुखराज जी, करके हम इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे। आपका क्या मानना है? मीसम भाई कह रहे हैं कि इस तरह के इन्वेस्टर समिट का कोई खास फायदा नहीं होता, तो इसका मतलब ये माना जाए कि समाजवादी सरकार के समय जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसका लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए, इस वजह से उनको लग रहा है? आप नहीं, अक्षय जी, हमारी सरकार आने दीजिए, फिर हम बताते हैं कि कैसे सम्मिलित होते हैं। ठीक है मीसम भाई, उसके लिए तो चुनाव का इंतजार करना होगा ना। सुखराज जी, हर काम के पीछे एक नियत होती है, जहाँ पे नियत में खोट हो, नजर बस नजर बचा के, नजर घुमा के
जिस नियत में कोर्ट होगा वहाँ पे उद्योगपति का आप कहीं से भी विदेशों से अभी 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 एक कल नया एक इनका आया है, भारत सरकार विदेशी यूनिवर्सिटियां लाना चाह रही है देश में। जो देश की यूनिवर्सिटियां हैं, डॉक्टर डिग्री है, आप देखिए किस कदर की फीस है। विदेशी कंपनियां आकर जब यह यूनिवर्सिटी खोलेंगी तो क्या होगा देश का, यहाँ के लोकल यूनिवर्सिटी का क्या होगा। स्वदेशी को भी तो बढ़ावा दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत। सुखराज जी, आत्मनिर्भर भारत कहाँ होगा? कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी आके कहीं भारत को दोबारा गुलाम ना बना ले। थोड़ा सा विचार करिए, सोचिए कुछ। नहीं सुखराज जी, विदेशी निवेशकों को लुभाने को लेकर प्रयास तो आपकी सरकार में भी खूब हुए हैं ना, आप करें तो लीला। लेकिन नियत ठीक थी, हमारी नियत ठीक थी, इनकी नियत ठीक नहीं है। अगर इनकी नियत सर नियत का पैमाना क्या है सुखराज जी, आप बताइए, आपने कैसे जांचा ये कि नियत सही नहीं है? कोई पैमाना है? नियत सही अगर होती तो जमीन पर उतरता है। ये ढोल बाद में बजाते। आप कह रहे हैं कि रोड शो करने के लिए आ रहे हैं, क्या जमीन पर कुछ उतरा है जिसका रोड शो करने के लिए आ रहे हैं? मंडल भाई रोड शो करेंगे, किस लिए करेंगे? क्या जमीन पर उतार दिया है? नहीं, जैसा जिक्र किया उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पिछले 3 दशक से नहीं है सुखराज जी। क्या 100 रुपए किलो सुखराज जी देंगे? सुखराज जी, उत्तर प्रदेश में तो सत्ता में 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया, कांग्रेस वापस नहीं आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी का शासन रहा है इस दरमियान कई बार, और अखिलेश यादव के समय में भी खूब रोड शो इस तरह के हुए इन्वेस्टर्स को लुभाने को लेकर। इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन किया गया, हालांकि नतीजा वो नहीं निकला। नहीं, नतीजा कोई नहीं निकला। वही तो हम कह रहे हैं कि आप रोड शो करेंगे, उससे क्या नतीजा निकलेगा? जमीन पाइए ना, हकीकत में आइए ना। वो अखिलेश जी ने रोड शो करे हों तो अखिलेश जी का भी इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा मिला उत्तर प्रदेश को? आप बताइए मुझे, कोई बेनिफिट मिला उसका? ठीक है, पहले मीसम भाई से जवाब ले लेता हूँ, फिर राम गोपाल जी से। यहाँ तक ठीक है सुखराज जी, जब तक यहाँ मीसम भाई जब तक किसान के लिए सरकारें वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं आपकी बात पर। आपने कहा कि इस तरह की समिट अमिट से कोई फायदा ऐसा नहीं होता, रोड शो बेकार की चीज है, इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए कोई ये तरकीब काम आने वाली नहीं है। हाँ भाई साहब। अच्छा जी, बासु जी ठीक। हाँ, मैं कह रहा हूँ मुझे इजाजत दीजिए कि मैं थोड़ा आया हूँ। मीसम भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चले, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। अंत में राम गोपाल गुप्ता जी, मैं आपसे ये जरूर फाइनल रिएक्शन लेना चाहूंगा कि आप लोग इस बात को लेकर उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, तकदीर भी बदलेगी आने वाले वक्त में, और जो संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होगी तो प्रदेश तो अपने आप खुशहाल होगा, लेकिन विपक्ष को इस पर भरोसा नहीं है। आम जनता को यह भरोसा कैसे दिलाइएगा? देखिए, जिसकी नीति सही होती है उसी की नीयत सही होती है। समाजवादियों की और कांग्रेसवादियों की कभी नियत ही नहीं सही थी, तो नीति क्या सही होगी? गूंगे बहरे की सरकार थी, रिमोट कंट्रोल से चलाने वाली सरकार थी, इनकी नियत ही नहीं सही थी तो नीति ही नहीं सही होगी। आज औद्योगिक नीतियां जो बनी हुई है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश का विकास आज चरम पे पहुंचने जा रहा है, जिसके संबंध में हमारे औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी जी रोड शो करने जा रहे हैं, इससे ही पता चल रहा है कि पूंजीपति उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जब उत्तर प्रदेश में पूंजीपतियों का इन्वेस्टमेंट होगा तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेंगे, विकास बढ़ेंगे। आज जो हमारी रोजगार के लोग भाई साहब कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, आज हमारी सरकार रोजगार के लिए पहल कर रही है, तो उसकी भी चिंता इन लोग को हो जा रही है कि क्यों पहल करने जा रही है। चले, बिल्कुल वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुखराज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मीसम भाई आपका शुक्रिया, और राम गोपाल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को साल 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। साथ ही इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है और सरकार को भरोसा है कि जो लक्ष्य, जो संकल्प वो साथ लेकर चल रहे हैं, वो लक्ष्य वो वक्त रहते जरूर पूरा करेंगे। और शायद यही वजह है कि सरकार की तरफ से ये दावा है कि ये रोड शो के जरिए माहौल बनाया जाएगा ताकि उद्यमी आकर्षित हो पाएं, और साथ ही इन्वेस्टर समिट होगी तो उसका फायदा प्रदेश को मिलेगा, और प्रदेश की अगर तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी, तो इसका फायदा आम जनता तक ही पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी।